अंडे से जन्मी एक रानी की कहानी। मित्रों, किसी राज्य में एक साहूकार दंपति रहते थे। यूं तो उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत सुख सुविधाएं सारे सामान थे। फिर भी वे दंपति बड़े दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वैद्य हकीम पूजा पाठ सारे उपाय कर देख लिए, फिर भी साहूकार दंपति को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। साहूकार तो अब मान चुका था कि उसे निसंतान ही पूरा जीवन काटना पड़ेगा, परंतु साहूकार की पत्नी दुर्गावती का दिल नहीं मानता था। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगी रहती थी। उसे लगता था ईश्वर उसकी विनती एक दिन जरूर सुनेंगे और उसकी सूनी गोद भर देंगे। साहूकार हमेशा दुर्गावती से कहता था, अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कितनी बार ईश्वर से मांगोगी। अगर ईश्वर की यही मर्जी है कि हम निसंतान रहेंगे तो यही सही। परंतु दुर्गावती साहूकार की एक नहीं सुनती थी। वह रोज साहूकार के काम पर जाने के बाद घर में अकेली पूजा पाठ में लगी रहती थी और ईश्वर से उसकी सूनी गोद भरने की विनती करती रहती थी। जो समय बचता था उसमें उसके घर में आने वाले पक्षियों को दाना डालती थी और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर निहारती रहती थी। एक बार एक मैना पंछी का जोड़ा साहूकार के छत पर आया और घोंसला बनाकर रहने लगा। घोंसले में मैना पंछी का एक अंडा था। मैना पंछी का जोड़ा रोज सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाता और शाम होने पर वापस अपने घोंसले में आ जाता था। दुर्गावती यह रोज देख रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैना पंछी का जोड़ा शाम को लौटकर घोंसले में नहीं आया। यह देखकर दुर्गावती बड़ी परेशान हो गई। उसने कई दिनों तक मैना पंछी के घोंसले में वापस आने की राह देखी, परंतु मैना पंछी का जोड़ा फिर कभी घोंसले में वापस नहीं आया। तब दुर्गावती ही उस अंडे की निगरानी करने लगी। वह दिन भर बैठकर अंडे को निहारती रहती, जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसी का हो। मैना का वह अंडा बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, हर रोज दुगना होता जाता था। यह देखकर दुर्गावती को अब डर लगने लगा। फिर एक दिन दुर्गावती ने देखा कि अंडा तरबूज इतना बड़ा हो गया था। यह देखकर दुर्गावती डरकर घर से भाग गई और साहूकार को बुलाने चली गई। जब साहूकार और दुर्गावती दोनों अंडे के पास पहुंचे तो अंडा लुढ़क कर दुर्गावती के पैरों के पास आ गया। साहूकार ने डरते डरते जैसे ही उस अंडे को हाथ लगाया, वह अंडा फूट गया और उसमें से एक बड़ी ही सुंदर छोटी सी प्यारी सी लड़की निकली। दुर्गावती उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हो गई और तुरंत उसको अपने सीने से लगा लिया। चूंकि वह लड़की मैना की बेटी थी, इसलिए साहूकार और दुर्गावती ने उस लड़की का नाम मैनावती रखा और अपनी बेटी बनाकर उसको पालने लगे। दोनों पति पत्नी ने मैनावती का लालन पालन बहुत ही अच्छे से किया। मैनावती को देखकर वे फूले नहीं समाते थे। समय बड़ी खुशी पूर्वक बीत रहा था और अब मैनावती बड़ी हो गई थी। मैनावती बड़ी होकर सर्वगुण संपन्न और बहुत सुंदर हो गई थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देखता बस देखता ही रह जाता। और एक बार की बात है, मैनावती अपनी सखियों के साथ मेला देखने गई थी। संयोगवश उस राज्य का राजा भी उस मेले में आया हुआ था। राजा की नजर जैसे ही मैनावती पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पता करो यह सुंदरी कौन है और इसके माता पिता कौन हैं। तब सेनापति फौरन उस लड़की के बारे में सारी जानकारी जुटाकर राजा को बताया। तब अगले दिन राजा ने साहूकार के पास उसकी बेटी मैनावती से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। साहूकार अपनी बेटी मैनावती का विवाह राजा से कराने को तुरंत तैयार हो गया। उसके खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर दुर्गावती के पास गया और कहा,
अरे भाग्यवान, हमारी बेटी मैनावती के तो भाग्य खुल गए। राजा साहब हमारी बेटी मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर दुर्गावती खुशी से झूमने लगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और बड़ी खुशी खुशी मैनावती का विवाह राजा से करा दिया। राजा की पहले से एक रानी थी और अब मैनावती राजा की दूसरी रानी बनकर महल में आ गई। महल में आते ही रानी मैनावती के खूब जोरों शोरों से स्वागत किया गया। पूरे महल में मैनावती की सुंदरता की चर्चा होने लगी। महल में हर तरफ यही चर्चा थी कि छोटी रानी मैनावती तो बड़ी रानी से बहुत सुंदर है। यह सब सुनकर बड़ी रानी मैनावती से जल भून गई। अब तो राजा हमेशा मैनावती के आगे पीछे ही घूमते रहते थे। कोई भी काम हो, अब राजा हमेशा मैनावती से ही सलाह लेते थे। यह सब देखकर बड़ी रानी छोटी रानी मैनावती से और भी ईर्ष्या करने लगी और अब वह मैनावती को महल से हमेशा के लिए भगा देना चाहती थी। यही सोचकर एक दिन बड़ी रानी मैनावती के पास जाती हैं और कहती हैं, मैनावती सुंदरी, तुम तो हमारी तरह इंसान के पेट से नहीं आई हो, तुम तो किसी जादू की तरह अंडे से बाहर आई हो, तो तुम्हारी जान किसमें है? मैनावती ने कहा, बहन, जैसे सभी इंसानों की जान उसके हृदय में होती है, उसी तरह मेरी भी जान मेरे हृदय में ही है। तब बड़ी रानी ने कहा, देखो मैनावती सुंदरी, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ। मुझे यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किसमें है। तुम तो अब रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी जान किसमें है, ताकि तुम्हारी जान को खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैनावती बड़ी भोली थी। वह बड़ी रानी के चाल को समझ नहीं पाई और बड़ी रानी को सारी बातें बता दी। मैनावती सुंदरी ने बड़ी रानी को बताया कि मेरे मायके के आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है। उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में मोती की चमकती हुई एक माला है। उस माला में मेरी जान है। सारी बातें जानकर बड़ी रानी ने मैनावती से कहा, मैनावती सुंदरी, फिर तो तुम्हारी जान बड़ी सुरक्षित जगह पर है, परंतु सावधान रहना। हम रानियों के तो अनेकों दुश्मन होते हैं, हमेशा जान का खतरा बना रहता है। यह कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई और मैनावती चुपचाप बैठी बड़ी रानी की कही बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी वहां पर राजा आ गया और मैनावती से कहा, रानी साहिबा, किन ख्यालों में खोई हो? मैनावती सुंदरी, जरा मुझे भी तो बताओ। तब मैनावती ने राजा से कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जलाना नहीं। राजा ने तुरंत कहा, यह कैसी अपशगुन बातें कर रही हो? तब मैनावती ने राजा से कहा, राजा साहब, मरना तो एक दिन सभी को है, परंतु आज मैं आपको अपनी सारी बातें बताना चाहती हूँ। तब मैनावती ने कहा, महाराज, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बना देना, ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और हाँ राजा साहब, महल के अंदर एक बगीचा भी बना देना और ढेर सारे खाने के लिए अनाज और जरूरत के सामान भी रखवा देना। तब राजा ने मैनावती से कहा, बस अब शांत हो जाओ मैनावती सुंदरी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई मार नहीं सकता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहकर राजा ने मैनावती को गले से लगा लिया। तब राजा ने देखा कि मैनावती तेज बुखार से तप रही है। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और रानी मैनावती का उपचार करने को कहा। राजवैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां मैनावती को घोलकर पिलाया और फिर राजा के पास जाकर कहा, महाराज, खुशखबरी है,
रानी मैनावती माँ बनने वाली हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और अपने गले में पड़ी सोने की माला को उतारकर राजवैद्य को दे दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की यह पहली संतान थी, क्योंकि राजा की पहली पत्नी को अभी तक बच्चा नहीं हुआ था। राजा बहुत खुश था और अब वह मैनावती सुंदरी को और भी ज्यादा प्यार करने लगा। यह देखकर बड़ी रानी और भी जल भुन गई और अब वह मैनावती को जल्दी से जल्दी राजमहल से हटाना चाहती थी। तब बड़ी रानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि तुरंत गोताखोरों को बुलाओ। नौकरानी ने गोताखोरों को बड़ी रानी के पास ले आई। तब बड़ी रानी ने गोताखोरों से कहा, तुरंत तुम मैनावती सुंदरी के मायके जाओ और जब उसके माता पिता घर में नहीं हो, तुम मौका पाकर उसके घर में घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है और उस कुएं में लकड़ी का एक बक्सा है और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकालकर मेरे पास ले आओ, तब मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। पर ध्यान रहे, अगर तुम इस कार्य में असफल हो गए या किसी को कानो कान पता चला तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। बड़ी रानी का आदेश पाकर गोताखोर तुरंत मैनावती सुंदरी के मायके चले गए और मौका पाकर जल्दी ही गोताखोरों ने घर के अंदर कुएं से लकड़ी की बक्सा निकालकर उसमें पड़ी छोटी सी डिबिया को निकाल लिया। डिबिया के बक्से से निकलते ही मैनावती सुंदरी की तबीयत खराब हो गई। गोताखोरों ने वह डिबिया महल आकर बड़ी रानी को दे दिया। इधर मैनावती की तबीयत और बिगड़ गई, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। बड़ी रानी अब उस डिबिया में से मोतियों की माला निकालकर अपने गले में पहनकर जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि अब मैनावती सुंदरी की जान उसके हाथों में थी। बड़ी रानी के माला पहनते ही मैनावती मूर्छित अवस्था में चली गई। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने मैनावती को देखकर राजा से कहा, महाराज, अब हमारी रानी मैनावती इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनते ही राजा फूट फूट कर रोने लगा। पूरे महल में मातम सा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री राजा के पास आया और राजा से कहा, महाराज, अब छोटी रानी मैनावती के अंतिम संस्कार का समय आ गया और अब छोटी रानी मैनावती के शरीर को जलाने के लिए ले जाना होगा। तब राजा ने मंत्री से कहा, नहीं, हम मैनावती के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और उसके आंगन में रानी मैनावती को सिंहासन सहित रखवा दो और उस महल को चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरवा दो, ताकि उसमें कोई प्रवेश ना कर सके। साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और सुख सुविधाओं की सारी चीजें रखवा दो। यही हमारी मैनावती सुंदरी की अंतिम इच्छा थी। मंत्री राजा की बातें सुनकर हैरान था, परंतु राजा के आदेशों का उसे पालन करना पड़ा। नगर के बाहर मैनावती सुंदरी का बड़ा सा महल बनवाया गया और उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा दिया गया। उस महल के आंगन में मैनावती को सिंहासन सहित बैठा दिया गया। साथ ही ढेर सारा खाने पीने का अनाज और सुख सुविधाओं की चीजों को महल में रखवा दिया गया। मैनावती सुंदरी की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत खुश हो गई और राजा मैनावती सुंदरी के मृत्यु से दुखी था। उसका किसी भी काम में जी नहीं लग रहा था। वह हमेशा मैनावती सुंदरी की यादों में खोया रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि मैनावती ने आखिर अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने से क्यों मना करवा दिया। क्या फिर से वह जीवित होकर लौट आएगी? परंतु राजा फिर अपने दिल को समझा लेता है कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। राजा मैनावती की याद में मैनावती के महल के चारों ओर रोज चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। राजा हैरान था कि महल के अंदर बच्चा कहां से आ गया। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गया।
तब राजा ने देखा कि मैनावती का मृत शरीर आंगन में सिंहासन पर पड़ा है और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, बच्चा चुप हो गया और थोड़ी देर राजा के गोद में ही खेलने के बाद वह बच्चा सो गया। तब राजा ने उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुला दिया और महल से निकल गया। अगले दिन राजा बच्चे को देखने के लिए फिर से मैनावती के महल में घुस गया। राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और वह बच्चा राजा के गोद में थोड़ी देर खेलने के बाद उन्हीं की गोद में सो गया। राजा फिर उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। ऐसा ही राजा अब रोज उस बच्चे से मिलने के लिए मैनावती के महल में जाने लगा और ढेर सारे खिलौने और खाने पीने का सामान बच्चे के लिए ले जाता था। थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलने के बाद उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुलाकर महल से वापस आ जाता था। धीरे धीरे समय इसी तरह बीतता गया और वह बच्चा बोलने लगा था। अब वह बच्चा बड़ा हो गया और सारी बातें समझने लगा था। एक दिन राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? तब उस बच्चे ने मैनावती की ओर इशारे करते हुए कहा, यही मेरी माँ है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। वह समझ चुका था कि यह बच्चा मैनावती का ही बेटा है। तब राजा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? तब उस बच्चे ने राजा से कहा, मेरी माँ। तब राजा ने आश्चर्यचकित होकर मैनावती की ओर देखा। राजा ने फिर से बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कब जागती हैं? तब बच्चे ने कहा, मेरी माँ रोज रात में जागती हैं और मुझे ढेर सारा प्यार करती हैं, खाना खिलाती हैं और सुबह होते ही मेरी माँ फिर से सो जाती हैं। राजा ने फिर बच्चे से कहा, बेटा आज रात में जब तुम्हारी माँ जागेंगी तो तुम उनसे एक प्रश्न पूछना कि माँ तुम दिन भर सोती हो और रात में ही क्यों जागती हो? तब बच्चे ने राजा से कहा, ठीक है, आज रात में जब मेरी माँ जागेंगी तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा कि वह रात में क्यों जागती हैं और फिर दिन में क्यों सो जाती हैं। यह कहकर बच्चा खेलते खेलते राजा के ही गोद में सो गया। राजा उस बच्चे को फिर से मैनावती के बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। मैनावती जब रात में जागी और अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी, तब बच्चा मैनावती से कहता है, माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। तब मैनावती उस बच्चे से कहती है कि बेटा आजकल तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। बच्चा कहता है, माँ मैं खाना खा चुका हूँ। मैनावती हैरान होकर बेटे से पूछती है, बेटा तुम्हें किसने खाना खिलाया? तब वह बच्चा मैनावती से कहता है, माँ रोज दिन में राजा साहब आते हैं, देखो यह सारे खिलौने राजा साहब ही लाए हैं। वे मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे गोद में लेकर ढेर सारा प्यार करते हैं। फिर मैं उन्हीं की गोद में सो जाता हूँ। फिर वह बच्चा मैनावती से कहता है, माँ राजा साहब एक सवाल पूछ रहे थे कि अपनी माँ से पूछना कि तुम्हारी माँ रोज दिन में सोती है और रात में क्यों जागती है। तब मैनावती यह समझ गई कि राजा साहब अब सारा राज जानना चाहते हैं और उसने सोचा कि राजा को सारी सच्चाई बताने का सही समय है। तब मैनावती ने उस बच्चे से कहा, बेटा अब की बार दिन में जब राजा साहब आएंगे तब उनसे कहना कि बड़ी रानी के गले में जो चमकती हुई मोतियों की माला है उसी में मेरी माँ मैनावती के प्राण बसते हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को अपने गले में पहनी रहती हैं, जिससे मेरा शरीर निष्प्राण हो जाता है, जिससे मैं दिन भर सोती रहती हूँ और रात में जब बड़ी रानी माला को अपने गले से उतार कर सोती हैं तो तब मैं जागती हूँ। बच्चे ने मैनावती से कहा, ठीक है माँ, जब राजा साहब अब की बार आएंगे तो मैं यह सारी बातें उन्हें बता दूंगा। अगले दिन राजा साहब उस बच्चे से मिलने आते हैं। तब वह बच्चा अपनी माँ की सारी सच्चाई राजा को बता देता है।
राजा सब समझ जाता है कि बड़ी रानी मैना सुंदरी से कितना ईर्ष्या करती हैं और जिस कारण वह मैना सुंदरी को मार डालना चाहती थी। और आज मैना सुंदरी की यह दशा केवल बड़ी रानी के कारण है। और राजा ने अब सोच लिया था कि वह बड़ी रानी को उसके इस अपराध की सजा जरूर देगा, परंतु इससे पहले बड़ी रानी से वह माला लेना अत्यंत आवश्यक था। और अब राजा बड़ी रानी से माला लेने की योजना बनाने लगा। और एक दिन राजा बड़ी रानी के पास जाकर कहता है, महारानी, आपने इतनी भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहना है? इसे उतार दीजिए। तब बड़ी रानी ने राजा से झूठ मूठ का बहाना बनाते हुए कहा, नहीं नहीं राजा साहब, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे अपने गले से नहीं उतार सकती। अब राजा समझ चुका था कि बड़ी रानी से माला वापस लेना इतना आसान नहीं है। फिर राजा बड़ी रानी से माला निकालवाने की दूसरी योजना सोचने लगा। और अगले दिन राजा फिर से बड़ी रानी के पास जाता है और बड़ी रानी से कहता है, महारानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु उस छोटे से बच्चे की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरे मित्र को उस छोटे से बच्चे को पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। रानी साहबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस छोटे से बच्चे को यहाँ ला सकता हूँ? और क्या आप कुछ दिनों तक उस छोटे से बच्चे का लालन पालन कर पाएंगी? तब बड़ी रानी राजा से कहती है, हाँ हाँ राजा साहब, आप जरूर उस बच्चे को मेरे पास लेकर आइए। हमारी कोई संतान नहीं है, कुछ दिनों तक उस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन राजा जब मैनावती के बच्चे से मिलने जाता है तब उसे सारी योजना समझा देता है कि जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाएंगी, तुम बड़ी रानी के गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर से रोने लगना और कहना कि थोड़ी देर मुझे इस माला के साथ खेलना है, और जोर जोर से तब तक रोते रहना जब तक बड़ी रानी अपने गले से वह मोतियों की माला उतारकर तुम्हें दे ना दे। बच्चे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं सब समझ चुका हूँ। अब राजा उस बच्चे को अपने साथ महल में ले जाता है तो महल में सभी लोग उसे खूब प्यार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी वहां पर आ जाती है और बच्चे को उठाकर अपने गोद में ले लेती है। जैसे ही बड़ी रानी के गोद में वह बच्चा जाता है, वह तुरंत उसके गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे इस मोतियों की माला से खेलना है, मैं इसके साथ खेलूंगा। तो बड़ी रानी कहती है, नहीं नहीं बच्चे, यह खेलने की चीज नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे खिलौने लाकर दे दूंगी। और बड़ी रानी नौकरों से कहकर उस बच्चे के लिए दूसरे ढेर सारे खिलौने मंगवाती है, परंतु वह बच्चा उसी माला की जिद पकड़े रहता है कि मुझे तो वही माला चाहिए और धरती पर लोट लोट कर दहाड़े मार कर रोने लगता है। राजमहल के सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और सभी उस बच्चे को बहलाने और चुप कराने में लगे हुए थे, परंतु बच्चा माला की हट लगाए हुए रोते जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अगर माला ना मिली तो रोते रोते उसकी जान चली जाएगी। तभी योजना के अनुसार राजा वहां पर आ जाता है और रानी से कहने लगता है, महारानी, आप यह क्या बच्चों जैसी हरकत कर रही हैं? आप इस राज्य की महारानी हैं और एक मामूली सी मोतियों की माला के लिए आप भी बच्चों की तरह जिद कर रही हैं कि मैं नहीं दूंगी। सोचिए, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे? राज्य में आपकी इज्जत का क्या रह जाएगा? और अब बड़ी रानी सोच रही थी कि सच में अगर बच्चे को कुछ हो गया तो
राज्य में उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तब बड़ी रानी ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए यह हार बच्चे को खेलने के लिए दे देती हूँ। जब बच्चे का दिल इस हार से भर जाएगा तब मैं तुरंत इसे अपने गले में ले लूंगी। और बड़ी रानी मोतियों की माला अपने गले से निकालकर उस बच्चे को दे देती हैं। वह बच्चा मोतियों की माला हाथ में लेकर आंगन में घूम घूम कर खेलने लगा। थोड़ी देर मोतियों की माला से खेलने के बाद उस बच्चे ने चुपके से उस माला को लाकर राजा को दे दिया। राजा तुरंत उस मोतियों की माला को लेकर मैनावती के महल में आ जाता है और उस माला को मैनावती के गले में डाल देता है। वह माला पहनते ही मैनावती जाग गई और राजा तुरंत मैनावती को अपने गले से लगा लेता है। मैना सुंदरी राजा को सारी बातें बताती हैं और कहती हैं, राजा साहब, यह छोटा सा बच्चा आपका अपना ही बेटा है। राजा मैनावती से कहता है, मैना सुंदरी, मैं सारा सच जान चुका हूँ। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं उसको उसके किए की सजा जरूर दूंगा। तुम अभी कुछ दिनों तक इसी महल में रहो। समय आने पर मैं तुम्हें राजमहल वापस ले जाऊंगा। फिर राजा वह बच्चा भी महल में लाकर मैनावती को दे देता है और अपने राजमहल लौट जाता है। बड़ी रानी जब राजा साहब को राजमहल आते हुए देखती हैं तो राजा से कहती हैं, महाराज, आपने क्या उस छोटे से बच्चे को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो यहीं खेल रहा था, न जाने कहाँ चला गया। परंतु इतनी देर से आप कहाँ गए थे? मैंने सोचा वह बच्चा भी आपके साथ ही होगा। अब वह बच्चा आपके साथ भी नहीं है तो न जाने फिर कहाँ चला गया। तब राजा बड़ी रानी से कहता है, रानी साहिबा, हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला होने वाला है और आपकी जान को खतरा है। यह सुनकर रानी डर जाती है और राजा से कहती है, महाराज, मुझे बचा लीजिए। तब राजा कहता है, महारानी, मैंने आपको छुपाकर रखने के लिए एक तहखाना तैयार करवाया है और उसमें आपकी सारी सुख सुविधा की चीजें रखवा दी हैं। आप कुछ दिनों तक वहीं छुपकर रहिए। तब बड़ी रानी कहती है, हाँ हाँ राजा साहब, आप जब तक कहेंगे मैं उसी तहखाने में रहूंगी। राजा बड़ी रानी को तहखाने में ले जाकर बंद कर देता है और तब राजा बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि तुमने जो मैना सुंदरी के साथ किया, तुम्हें उसकी सजा मिली है। अब जब तक तुम जीवित रहोगी इसी तहखाने में रहोगी। बड़ी रानी खूब रोने लगती है और राजा से क्षमा मांगने लगती है और कहती है कि अब वह फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगी। परंतु राजा उसकी एक भी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर राजा मैनावती के महल जाता है और मैना सुंदरी और अपने बेटे को रथ पर बिठाकर बाजे गाजे के साथ राजमहल वापस लाता है। राजमहल में मैना सुंदरी और उसके बच्चे का खूब स्वागत किया जाता है और अब राजा मैना सुंदरी को मुख्य महारानी का उपाधि प्रदान करता है और अब राजा और रानी मैनावती खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ राजमहल में रहने लगे। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।